तो इस सेशन में हम बात करेंगे समाज के शिल्पकारों के साथ। खास मेहमान हमारे साथ है डॉक्टर राधिका नागर, साहित्यकार एवं रचनाकार वो हैं। डॉक्टर राधिका, आप ही के साथ इस सेशन से शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले तो आपके बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि आप लिखती भी हैं और आपने कई सारी किताबें लिखी भी होंगी, एक्सपीरियंस शेयर करिए। आई एम डॉक्टर राधिका नागरथ। अच्छा, नागरथ, ओके, सॉरी। डॉक्टर राधिका, आपके बारे में जानना चाहूँगी और राइटिंग, क्योंकि आप लिखती हैं नोवेल, आप बता रही थी, उसके बारे में भी जानना चाहूँगी। थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस प्लेटफॉर्म। ये इंडिया न्यूज़ का बहुत ही अच्छा एक पहल है जिसमें सभी समाज के जो एमिनेंट लोग हैं जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं समाज को चेंज करने में, इनफैक्ट दे आर गेम चेंजर्स, दे हैव बीन इनवाइटेड। मैं अपने बारे में शॉर्ट में बताती हूँ कि शुरू से ही सेंसिटिव रही हूँ, तो राइटिंग को एज ए पैशन मैंने डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में लिखना स्टार्ट किया एज ए कॉरेस्पॉन्डेंट, और कुछ बुक्स भी लिखी हैं मैंने इंडियन कल्चर पे। और अभी प्रेजेंटली आई एम जॉइंट सेक्रेटरी विद चिन्मय एजुकेशन सोसाइटी एंड ऑल्सो वर्किंग एज मैनेजर विद दिव्या फार्मेसी। ठीक है मैम, और भी आपके बारे में जानेंगे, आपसे और सवाल लेंगे, क्योंकि और मेहमान भी हैं। आरती सैनी है, स्पोर्ट्स और सोशल वर्कर हैं, सेल्फ डिफेंस स्पेशलिस्ट हैं। आरती जी, सबसे पहले आपके बारे में भी और विस्तार से जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सेल्फ डिफेंस पर सबसे ज़्यादा काम करती हैं, आपने बताया। मैं आरती सैनी, और मैं बचपन से ही खेल में मेरी बहुत रुचि रही है। 4 साल से मैंने गेम शुरू किया है। तो मैं यूपी से हूँ, यहाँ पे मैरिज हुई है, तो कुछ चीज़ें हम ऐसा फेस करते हैं, तो उस टाइम पे वो चीज़ें लगने लगती है कि बड़े होके मुझे इस पे काम करना है, और इसीलिए मैंने सेल्फ डिफेंस पे बहुत काम किया है और उसमें हम काफ़ी सक्सेस भी हुए हैं। तो ज़्यादा मेरा कोशिश यही रहती है कि हम लोग शहरों में तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिल जाती है, तो ग्राम क्षेत्र की तरफ को हम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। सिटी में भी हम बहुत काम कर रहे हैं सेल्फ डिफेंस पे। तो स्पोर्ट्स में मैं नेशनल प्लेयर रही हूँ, इंटरनेशनल ताइक्वांडो में रही हूँ, वुशु में नेशनल प्लेयर रही हूँ। इंटरनेशनल मैंने काफ़ी इवेंट किए हैं जिसमें काफ़ी सक्सेस भी मिली है, और अभी मैं नेशनल जज हूँ, नेशनल कोच हूँ, और बस काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और उत्तराखंड को मैं आगे यहाँ पे हमें उत्तराखंड सरकार सपोर्ट भी कर रही है खेल को लेके, तो हमें भी काफ़ी सपोर्ट किया है, और इसी तरह मेरा जो जर्नी है वो आगे बढ़ती रही है। ठीक है, अमित सैनी समाज सेवी हैं, आस्था हेल्प फाउंडेशन के। अमित जी, सबसे पहले तो मैं आपके फाउंडेशन के बारे में भी जानना चाहूँगी। आस्था हेल्प फाउंडेशन क्या है, क्या मोटिव है आपका? जी नमस्कार, इंडिया न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित सैनी, पतंजलि योगपीठ के ठीक सामने एसके सैनी आस्था फाउंडेशन, हमारा पूरा एक ऑफिस और पूरा कार्यभार वहीं से चलता है। और जो हम इसमें जो हमने ये अपने पापा के नाम पे मैंने एक एसके सैनी आस्था फाउंडेशन बनाई है, इसमें एक मेरा सपना है, इसमें गरीब जो बेटियां हैं उनकी शादियां करने का जो मेरा एक इसमें अपना रुचि जताई है। इसी साल से मैं 25 दिसंबर तुलसी दिवस के दिन अपनी यानी गरीब बेटियों की शादी भी करने जा रहा हूँ। और जितने भी समाज के एजुकेशन पे भी हम ध्यान देते हैं, और जहाँ भी गरीब बच्चे हैं, जैसे कुछ आश्रम में चले जाते हैं, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हम कार्य करते रहते हैं। तो समाज के हित में और एक सनातन को लेकर के आगे हम बढ़े हैं, क्योंकि हमने अपनी एक संस्था के थ्रू 31 फीट का हनुमान जी का एक मंदिर बनाया हुआ है, और पतंजलि के सामने, तो वहीं से उनकी प्रेरणा से ही हमको सारा ये कार्यभार मिलता है, और उन्हीं से शिक्षा लेते हैं। ठीक है, और विश्वास सक्सेना दी, आप मीडिया प्रभारी हैं आस्था फाउंडेशन के। आपसे ये जानना चाहूंगी, किस तरीके से लोगों को अवेयर करते हैं आप, क्योंकि सोशल मीडिया और मीडिया इस वक्त एक अहम भूमिका समाज में निभा रहा है। देखिए, समाज सेवा आज की तारीख में बहुत जरूरी। वैसे भी कहते हैं अपने लिए तो सिर्फ जानवर जीता है, इंसान का फर्ज है कि वो दूसरे के लिए भी जिए। और सबसे बड़ी बात है, समाज सेवा का मूल रूप वो है कि हमें समाज के उस तबके में जाना चाहिए जहाँ पे वास्तविकता में समाज को हमारी ज़रूरत है। एक भरे हुए व्यक्ति का पेट भरने से अच्छा है कि एक ऐसे व्यक्ति का पेट भरा जाए जिसको वास्तविक भोजन की ज़रूरत है। और इस पॉइंट को अगर हमने अपना लिया तो हम एक अच्छे रूप में समाज सेवा कर सकते हैं। मैं लगभग 2015 से समाज सेवा के क्षेत्र में हूँ। आज कहा जाए तो समाज सेवा मेरा पैशन है, मेरा जुनून है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। आज लोग कहते हैं कि आप पूरे दिन समाज सेवा करते रहते हैं, ऐसा क्यों करते हो, कैसे परिवार? मैंने कहा मेरा परिवार ठीक चलता है, मेरे अपना और भी कारोबार है, लेकिन समाज सेवा
मेरा अपना एक जुनून है जिसको मैं जुनून की हद तक करता हूँ और ये सभी लोग जानते हैं। हमारी एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन, जिसका मैं मीडिया प्रभारी भी हूँ, हमारा पंचजली योगपीठ के सामने ऑफिस है और हम लोग काफ़ी एक्टिविटी वगैरह करते हैं, जिसमें हम हर महीने कुष्ठ आश्रम रुड़की चौ मंडी में, हरिद्वार कुष्ठ आश्रम में राशन वितरण कुष्ठ रोगियों को करते हैं हम लोग। इसके अलावा केंद्रीय कारागृह में हम जो कैदी हैं, हमारे जो सजा वगैरह वहाँ पे काट रहे हैं, उन लोगों को भी हम स्पोर्ट्स के सामान वगैरह टाइम टू टाइम रामलीला वगैरह में अवेलेबल करवाते रहते हैं चीज़ें। इसके अलावा ये जो सरकारी स्कूल है, इसमें हम लोग एक्टिविटी करवाते हैं, बच्चों को कॉपी किताबें पेंसिल वगैरह बांटना है, योगा का कैंप है और मेडिकल्स के कैंप है, हम लोग ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाते हैं। तो बेसिकली हमारा मेन पर्पज़ ये होता है कि ऐसा काम करे जिससे समाज का कहीं ना कहीं परिवर्तन हो, किसी रूप में परिवर्तन हो। वो बहुत सारी एक्टिविटी है, जैसे अभी हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है निर्धन कन्याओं का, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास ऐसे फोन्स आते हैं कि हमारी बच्ची है वो बहुत गरीब है, बिटिया, उसकी शादी के विवाह के लिए सामान की ज़रूरत है। तो हम पहले चेक करते हैं कि वास्तविकता है नहीं है, क्योंकि ज़रूरतमंद आज की तारीख में मैं भी हूँ, ज़रूरतमंद हर व्यक्ति है, लेकिन वास्तविक ज़रूरतमंद और ज़रूरतमंद होना में बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हम लोग चेक करते हैं कि क्या वास्तविक ज़रूरत है, तो हम उन लोगों को सामान वगैरह प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अभी हमने एक चीज़ और निर्धारित करी है, 25 दिसंबर को तुलसी दिवस है। उस दिन हम 5 गरीब कन्याओं का 31 फीट हनुमान मंदिर है पंचजली योगपीठ के सामने, जहाँ पे हर मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ होता है। 1000 से ऊपर लोगों का प्रसाद वितरण होता है और ये विगत 3 वर्ष से, जो कि अमित सैनी जी भाई साहब जो संस्थापक है, उन्होंने अपने पिताजी की याद में वहाँ पे मंदिर बहुत बड़ा बना रखा है। वहीं पे छोटू महाराज सिनेमा रेस्टोरेंट भी आपका प्रतिष्ठान है, उसी के पास में आस्था एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन का कार्यालय है। तो अभी हम 25 दिसंबर को 5 निधन कन्याओं का विवाह कर रहे हैं। उसके लिए अभी हम कन्याएं ढूंढ रहे हैं, जोड़ा वगैरह वो खुद ही मैं करेंगे, उनका सारा विवाह का खर्चा, उनके साथ जो भी उनके सहयोगी आएंगे उनके भोजन वगैरह का सारा खर्चा हम लोग करेंगे। और ये अभी 5 से शुरू करके इसको हम आगे और ले जाएंगे 11, 21, 51। भगवान हमें जिस लायक सामर्थ्यवान बनाएगा और समाज हमें सहयोग करेगा, तो ये कार्य हम करते जाएंगे। और ऐसा नहीं है ये कार्य जो हम करते हैं हमें कोई बर्डन लगता है या हमें कोई बोझ लगता है। ये करने से मतलब हमें अलग सी अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है। और हम वास्तविकता ये है कि आप उसी काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं जिस काम को आप एंजॉय करें। हम समाज सेवा को एंजॉय करते हैं, हम कोई इसको बोझ नहीं समझते हैं, या हम ये नहीं समझते हैं हम अपना समय समाज सेवा में दे रहे हैं तो वो समय अगर हम अपने कारोबार में देंगे तो हम आमदनी बढ़ा लेंगे। भगवान की कृपा से जितना एक व्यक्ति को अपना जीवन काटने के लिए चाहिए होता है वो भगवान बहुत अच्छी तरीके से देता है। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि मैं मैनेजमेंट प्रोफेशनल था। मैं पहले दिल्ली में जॉब करता था और जगह भी जॉब करता था, एचआर में एचआर मैनेजर भी रहा हूँ मैं। और ईश्वर ने हमें 2015 में जब मेरी जॉब छूटी तो हमें एक अपॉर्चुनिटी दी समाज सेवा की। हमारे वरिष्ठ समाज सेवी हरिद्वार के श्री जगदीश लाल पावा जी और डॉक्टर विशाल गर्ग जी मेरे सामाजिक गुरु हैं, जो मुझे इस क्षेत्र में लाए हैं। और आप धीरे धीरे हम इस क्षेत्र में बढ़ते जा रहे हैं। और अमित सैनी जी भाई साहब जो हमारे संस्थापक हैं एसके सैनी आस्था हेल्थ फाउंडेशन के, बिल्कुल विश्वास जी, आपकी बातें ही सुन के ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। क्योंकि अगर समाज में व्यक्ति इस तरीके की सोच रखने लग जाए, काम करने लग जाए, तो फिर समाज में शायद किसी फाउंडेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हर व्यक्ति की सोच ऐसी हो जाएगी तो फाउंडेशन की जरूरत नहीं होगी। बहुत अच्छा, और विस्तार से जानूंगी मैं। खास मेहमान डॉक्टर अनुपम जग्गा जी भी हमारे साथ है। आरती, अच्छा ठीक है, आरती जी हमारे साथ है। आरती जी, सबसे पहले तो मैं प्रिंसिपल हैं आप, ठीक है, डीपीएस कॉलेज से आप हैं। आरती जी, इस कॉलेज के बारे में आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ पर फैसिलिटीज स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाती है और किस तरीके से आप इसमें कार्य कर रहे हैं। नमस्कार, सबसे मैं आरती बाटला डीपीएस रानीपुर को यहाँ रिप्रेजेंट करने के लिए आई हूँ। और सबसे आपका धन्यवाद, आपके थ्रू मैं इंडिया न्यूज़ का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने ये मंच का आयोजन किया, ताकि इसके थ्रू हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनका एक बार डिस्कशन हो सके, जो कि समाज में सिर्फ हमारे लिए नहीं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। दिल्ली पब्लिक स्कूल रानीपुर इस शहर में या बाहर स्टेट में या कहीं पर भी किसी परिचय का वो मोहताज तो नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 8000 स्टूडेंट्स हैं जिनको हम कैटर करते हैं।
और इसको हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हम इतने स्टूडेंट्स तक उनके माता पिता उन बच्चों के जीवन को टच कर सकते हैं और उनको एक होलिस्टिक एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो काम है हम लोग कर रहे हैं। और इसी तरह से हम लोग हमेशा हमने कोशिश यही की है कि बच्चों को सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ बुक्स की एजुकेशन नहीं, इन ए फॉर्म ऑफ उनके मॉरल डेवलपमेंट, वैल्यूज़ का डेवलपमेंट और सबसे ज़्यादा कि उनकी पूरी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट हम कर पाएँ। ठीक है, आपने बड़ी बात कही है और इसी को विस्तार से जान लेते हैं आरती सैनी, क्योंकि स्पोर्ट्स से ये ताल्लुकात रखती हैं। आरती जी, क्या लगता है कि स्टूडेंट की लाइफ में स्पोर्ट्स कितना ज़रूरी है? स्पोर्ट्स बहुत एक लोगों को लगता है कि अरे बस बच्चे ने खेल लिया और हो गया। आज जो इतना ज़्यादा फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स में मिल रही है वो बहुत अच्छा है। सबसे मेन तो बच्चे का स्किल बढ़ता है, दूसरा एक उसका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा हो जाता है कि वो हर एक जगह अपने आप को प्रेजेंट कर सकता है, और तीसरा मेरे हिसाब से इतना पेशेंस हर एक खिलाड़ी में आ जाता है कि उसको जब वो हारता है तो वो 1 साल पूरी तैयारी करता है। वैसे किसी के साथ में अगर आप देखो, किसी के साथ में लड़ाई हो जाए तो वो सोचता है अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, लेकिन खिलाड़ी का पेशेंस ही एक ऐसा होता है जो वो अगले साल अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए तैयारी करता है। तो एक खिलाड़ी के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मैं चाहूँगी हर एक माता पिता अपने बच्चों को थोड़ा सा रुझान खेल की तरफ जरूर दे। कुछ चीज़ों को समाज को बढ़ावा देने के लिए बच्चों में पेशेंस, बच्चों में अनुशासन और एक सामाजिकता होनी बहुत ज़रूरी है। जो एक खिलाड़ी में, मैं भी एक खिलाड़ी रही हूँ, हमें ये चीज़ें सबसे पहले सिखाई जाती है। जितने भी हमारे स्पोर्ट्स के टीचर मेरे जीवन में आए हैं उन्होंने हमें 3 चीज़ें बोली है, बेटा आपने अनुशासन कभी नहीं तोड़ना है, और आगे जो आपके छोटे जूनियर खिलाड़ी हैं आपने उनको भी साथ लेके चलना है। दूसरा, पेशेंस अपने आप आ जाता है, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। हम किसी को हर्ट नहीं कर पाते हैं और हम एक जुनून के साथ दोबारा जुड़ जाते हैं अपने एक जो हमारा फोकस होता है उसको पाने के लिए। तो खेल इसलिए भी ज़रूरी है और ये हमारे समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और आजकल तो क्या खेल में इतनी सारी संभावनाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बच्चों को जॉब मिल रही है, यूनिवर्सिटीज़ में स्पोर्ट्स है, इतना अच्छा कोटा है। उत्तराखंड सरकार से लेके सारी सरकार, जितने भी स्टेट हैं, सब में इतनी अच्छी अच्छी सारी योजनाएं चलाई हैं। बच्चों को ब्लॉक से लेके डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पे स्कॉलरशिप मिल रही है, नेशनल में स्कॉलरशिप बढ़ गई है। तो इतनी सारी संभावनाएं हैं। खेल इसलिए बहुत ज़रूरी है और ये हर एक माता पिता से लेके, एक टीचर से लेके हर एक को थोड़ा थोड़ा साझा करना चाहिए कि बच्चों अगर आप पढ़ाई में वीक हैं या आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं तो आप तब भी आप स्पोर्ट्स करें, अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए स्पोर्ट्स करें। स्पोर्ट्स हमारे जीवन के लिए इतना ज़रूरी है कि आगे चल के क्या होता है ना, 60 से ऊपर या 50 से ऊपर हमारा स्पोर्ट्स ही काम आता है। अगर हम फिट हैं तो हम बहुत कुछ, हम दुनिया जीत सकते हैं। अगर हम फिट हैं हम कहीं घूम फिर सकते हैं, हम अपना नाम कर सकते हैं। तो बहुत सारी संभावनाएं हमारी स्पोर्ट्स से आ जाती हैं। जो मेरी सबसे गुजारिश रहेगी कि आप स्पोर्ट्स में थोड़ा थोड़ा अपने बच्चों का एक साझा उनके साथ में करें, कभी कभी उनके साथ जो, और ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्पोर्ट्स को बच्चों को पुश करें। ये देखें कि किस स्पोर्ट्स में बच्चे को इंटरेस्ट है। ज़रूरी नहीं है कि बच्चा किसी प्लेटफॉर्म पे खेलने जाए, उसको आप लोकल लेवल पे या आप घर के लेवल पे भी आप उसको खिलाएं। उससे भी उसमें अनुशासन अपने आप आएगा, आप ये बदलाव खुद देखेंगे। ठीक है, इसी खेल को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर राधिका जी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स की वैल्यू, ये आपसे जानना चाहूँगी। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया सवाल किया, क्योंकि आज के परिवेश में जो रिसेंटली ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स को अदर सब्जेक्ट्स के साथ में इक्विवेलेंट दर्जा दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे का अगर रुझान स्पोर्ट्स में है तो वो आगे नहीं चल सकता, उसको वही मैथ साइंस ज़रूर पढ़ना है। अब वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्कूल में ऑप्ट कर सकता है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का बहुत ही बढ़िया टेनेट है जो आई थिंक हमारे इंडिया को, हमारे भारत को एक अलग दिशा में ले जाएगा, जिसमें हमारे भारतीय जो भी बच्चे हैं यहाँ से निकलेंगे वो विदेशों में, जैसे जो पहले से ही ये सिस्टम था कि आप अपनी शुरू से ही अपने चॉइस के सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, वो अब भारत में भी हो पाएगा। और इससे जब कोई अपनी चॉइस का सब्जेक्ट पढ़ता और उसमें आगे चलता है तो डेफिनेटली वो खुद के लिए, समाज के लिए और देश के लिए बहुत ही यूज़फुल साबित होता है। और इसमें मैं
माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी, और पूर्व में रहे शिक्षा मंत्री जो निशंक जी हैं, उनके द्वारा ये NEP का जो शुरुआत की गई थी, उनको एक इसके लिए साधुवाद है कि उन्होंने भारत के लिए ये बहुत ही अच्छा वरदान दिया है। ठीक है अमित सैनी जी, मैं क्योंकि आप एक फाउंडेशन चला रहे हैं, लोगों की कैसी राय आती है? क्या लोगों को सपोर्ट मिलता है आम जनता का इस फाउंडेशन को चलाने में, या फिर इसको लोगों तक पहुंचाने में? जागरूकता भी बहुत ज़रूरी होती है समाज में। नहीं, लोगों का सहयोग तो बहुत मिलता है, और जैसे हमें साथ में जब भी हम कहीं भी कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए हमारे साथ सभी लोग खड़े हो जाते हैं कि ये समाज का काम है, चलो सभी खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसमें नेतागिरी या कुछ ऐसा कोई काम नहीं हम करते, और ना नेतागिरी हम करते, ना नेतागिरी हमें अच्छी लगती है। हम तो समाज सेवी बने हैं, और ये हमें जुनून है, समाज में काम करना है, समाज के लिए बनना है, और जो भी है इसी पे काम करना है। ठीक है विश्वास जी, इसी में एक सवाल और जोड़ देती हूँ। पहले हम बात कर रहे थे कि आम लोगों का कितना सपोर्ट मिलता है, गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलता है? एक्चुअली गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो कि NGOs के लिए एप्लीकेबल होती है, लेकिन आज की तारीख में क्या है, उनको इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत आसान नहीं है। हमें लगभग 9 साल हो गया, बट हमने गवर्नमेंट का कोई भी प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट की कोई भी हमने फंडिंग नहीं ली है। हम समाज के सहयोग से और अपने सहयोग से ही हम समाज सेवा का काम करते आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हम आज तक किसी के पास मांगने नहीं गए। लोगों ने हमारा समाज का काम देख के खुद ही व्यक्ति हमारे पास आया, और ये हम पे प्रभु की कृपा है, प्रभु की माया है कि उन्होंने हमें ऐसी क्षेत्र में लाए जिसके बारे में हमने ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, 2015 के पहले हमें ये नहीं पता था ये समाज सेवा क्या होती है। बहुत छोटे पे हम मम्मी पापा हमें बरेली का, चूँकि मैं बिलोंग करता हूँ, तो एक अनाथ आश्रम था, उसमें लेके जाते थे, तो हम लोग कुछ सामान बांटते थे। हमें उसके बारे में भी कुछ नहीं पता था, सिर्फ हमारी लाइफ पढ़ना और नौकरी करना, पढ़ना और नौकरी करना थी। 2014 में जब जॉब को हमने रिजाइन दे दिया था, यहाँ पे मैं भोगपुर में स्टोन केसर की लाइन में मैनेजर रहा हूँ, तो खनन वगैरह बंद हो गया था, तो मैंने जॉब को रिजाइन देके फिर मैं इस क्षेत्र में उतर आया, उसके साथ और भी अपने जीवन यापन के लिए काम करने लगा। तो हमें पता चला कि वाकई में समाज में अभी भी बहुत सारा ऐसा वर्ग है जिसको हमारी तलाश है, या कह सकते हैं आज भी हमारी उतरन किसी के लिए एक सपना है। आज माना कोई हम बहुत ऐसा सूट पहनते हैं जो सूट हमें पसंद नहीं है, लेकिन हमने नया सिलवाया, लेकिन वो सूट आज की भी तारीख में किसी बच्चे या किसी व्यक्ति के लिए एक सपना है कि काश हमें ऐसा सूट मिल जाए। तो कहने का मतलब क्या है, हमें उस जगह पे, उस पॉइंट पे जाके पहुंचना है जहां पे समाज को वास्तविक हमारी ज़रूरत है। इसीलिए हमने जो अपना मेन सेगमेंट पकड़ा हुआ है वो स्लम एरिया पकड़ा हुआ है, झुग्गी झोपड़ियाँ हैं। बिल्कुल, आपकी बातों से ही लग रहा है कि आप किस तरीके से लोगों को मोटिवेट करते होंगे, और क्योंकि जिस तरीके से आपकी बातें हैं वो समाज में अपने आप में एक मैसेज पहुंचा रही है। और आयुब, आपकी बातों से ही आधे लोग तो आपके फाउंडेशन के साथ जुड़ते भी होंगे। मैं आखिरी सवाल ले लेती हूँ आरती जी आपसे। देखिए, इस वक्त न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, किस तरीके से आप इसे देखती हैं? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो अपने आप में सारे डेवलपमेंट के सोर्सेज को कवर करता है। किसी भी इंडिविजुअल को डेवलप होने के लिए, किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एक एजुकेशनल सेटअप नहीं चाहिए। एकेडमिक वैल्यूज़, किस तरह से वो अपने आप को ग्लोबली प्रेजेंट कर सकता है, या किस तरह से बच्चा अपने टैलेंट को निकाल सकता है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर उस क्राइटेरिया को कवर करती है। इंटीग्रेटेड करिकुलम हो, या पढ़ाने के नए टेक्निक्स हो, या उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे इंटीग्रेट करना है, वो सब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में है। उसमें ऐसा भी बहुत सारे पैरामीटर्स कवर होते हैं जिसमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, लॉजिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरह से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हर तरह से समाज के विकास में आगे काम आएगी। ठीक है, आप खास में आपको कुछ कहना है मैम? हाँ, मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगी कि मैं रिसर्च स्कॉलर रही हूँ स्वामी विवेकानंद की, और वे कहा करते थे कि यू कैन बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल रादर देन स्टडी ऑफ गीता। मतलब आप भगवान के पास फुटबॉल अगर खेलते हैं उससे जल्दी पहुँचेंगे, सिर्फ गीता पाठ से नहीं। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है जो कहता है कि किसी भी करिकुलम में अगर स्पोर्ट्स को पूरा वजूद दिया जाता है तो वो करिकुलम जो बच्चे पढ़ेंगे डेफिनेटली वो समाज के एक बेहतरीन नागरिक बनेंगे। और मुझे लगता है कि ये एक गाइडलाइन है स्वामी विवेकानंद की, जो 19th सेंचुरी के एक पेट्रियाटिक सेंट थे और जिनका लोहा पूरा संसार मानता है।
तो ये आज की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गया है। शायद और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर आप लोगों को करनी होगी, लेकिन मुझे 3 बार कमांड आ चुकी है, मुझे ये वाइंड अप करना पड़ेगा सेशन। आप खास मेहमानों का बहुत धन्यवाद।